Good morning, students. Our next chapter is chapter 4, Environmental Management Part 1. Environment Management Part 1. इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब है, इन्वायरमेंट वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि यहाँ इन्वायरमेंट की बात हो रही है और उसकी मैनेजमेंट। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, है ना, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर है, वाटर है, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इसकी मैनेजमेंट की, इन सभी रिसोर्सेज की हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अ मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन इट्स डायरेक्ट फॉर्म। यहाँ बात हो रही है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट करनी है इन डायरेक्ट फॉर्म में। हमने इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट करते हुए अपने लिए रिसोर्सेज का यूज़ भी करना है। हमने रिसोर्सेज को खुद के लिए यूज़ भी करना है और उसकी मैनेजमेंट भी करनी है। इट इज़ ऑल्सो एज अ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, एक्शंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, आपको पता होगा कि जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पर जो रिसोर्सेज पाई जाती हैं हमारे नेचर में, हम लोग फुली उस पर डिपेंड है। ह्यूमन बीइंग फुली इन रिसोर्सेज पर डिपेंड है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं और हम लोग इस समय जो सर्वाइव भी कर रहे हैं इन रिसोर्सेज की वजह से ही है। चाहे एयर है, वाटर है, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, प्लांट्स से जो हमें फूड मटेरियल मिल रहा है, एग्रीकल्चर से हमें फूड मटेरियल मिल रहा है ना। तो ये सब का सब जो है, ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है और हमें इसकी मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में क्या लिंक है? इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ है? नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया है ना। अब डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट का मतलब हुआ रिसोर्सेज विच वी यूज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का आपस में लिंक हुआ कि इन्वायरमेंट हुआ कि जो हमने इन्वायरमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज लिए एज अ रॉ मटेरियल। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने इन इन्वायरमेंट से सारा जो रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद हमने इसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझाऊं कि हम बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का सामान आया है ना, जैसे आपको वीट आई, गेहूँ आया है ना, ठीक है, या और कोई सामान आया, जितना भी एग्रीकल्चर मटेरियल है, अब वो एज अ रॉ मटेरियल हमने एग्रीकल्चर से लिया। और डेवलपमेंट कैसे हुई? फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन है, शुगर केन गन्ना है ना, वो हमने इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लिया और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया शुगर में, चीनी में। चीनी में कैसे कन्वर्ट हुआ? शुगर केन सारे फैक्ट्रीज़ में गए और उसका हमने प्रोडक्शन किया, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जाके उसको हमने शुगर में कन्वर्ट किया और चीनी जो है हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, है ना। सेम ऐसे हम और चीज़ों की भी बात कर सकते हैं, कोल की बात कर सकते हैं, पेट्रोल की बात कर सकते हैं, जितने भी ऑयल है ना, डीजल है, उसकी बात कर सकते हैं। जितने मिनरल रिसोर्सेज है, हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कहाँ से आ रही हैं? इन्वायरमेंट से आई और हमने इसको फिर एज अ रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से लेके इसकी डेवलपमेंट करी, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम किया, उसके बाद इसको हमने किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको अपने यूज़ में लिया और अपने कंट्री की या किसी भी एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करी। तो इस तरह इन्वायरमेंट जो है डेवलपमेंट के साथ लिंक करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाइसा वर्सा डेवलपमेंट। अब हमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ी? क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट करनी पड़ी?
तो इसके कुछ इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। पहला फर्स्ट है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन, नेक्स्ट इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, नेक्स्ट एश्योरेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, opportunity to have satisfying livelihood, improve health and nutrition status, fair distribution of income, equal natural resources and conservation of natural resources। इसका मतलब है कि हमें इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इन्वायरमेंट में जो हमारे रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने अब सबको अवेयर करना है, सबको समझाना है, ठीक है, और लोगों तक पहुंचानी है बात कि इन्वायरमेंट को हमें बचाने की ज़रूरत है क्योंकि इन्वायरमेंट से जो रिसोर्सेज आ रही है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो थ्रू एजुकेशन हम लोगों सभी को अवेयर कर सकते हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी ह्यूमन बींग हैं जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, यहाँ पर बात हो रही है कि हमने अपनी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी करनी है, इकोनॉमिकली भी खुद को डेवलप करना है, तो ये चीज़ भी हमारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं जो भी हैं हम उसको भी फॉलो करें और साथ ही साथ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करें। नेक्स्ट कि हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वो भी हमें मतलब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा है कि इंडिया में हमें कुछ भी करने का मतलब कि मौका दिया जाता है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो टू हैव सेटिस्फाई लाइवलीहुड में जो हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो नेचर में ही सर्वाइव कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड। उसके बाद है इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, हेल्थ भी इम्प्रूव होनी चाहिए हमारी, है ना। ये सब कैसे होएगी? जब अच्छा इन्वायरमेंट होगा, पॉल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज अच्छे से मिल रहे होंगे, सबको खाना बराबर मिल रहा होगा, गरीब से गरीब इंसान को न्यूट्रिशंस मिल रहे हों, तो ही आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो पाएगी और एक कंट्री की डेवलपमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यही कि सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इनकम से रिलेटेड, है ना। इक्वल नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को इक्वल नेचुरल रिसोर्सेज मिले। ऐसा नहीं कि हाँ भी किसी को 1 गिलास पानी मिल रहा है तो किसी को 10 गिलास पानी मिल रहा है, किसी के घर में पानी आ रहा है किसी के घर में नहीं आ रहा है। ये नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है ना, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया मैंने ये। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इसकी कंजर्वेशन नहीं करी तो आने वाले टाइम में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जस्ट एक सम ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो ही हम अपने इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इसी में आगे है नेक्स्ट एक हेडिंग आती है, ड्यू टू द फॉलोइंग रिसोर्सेज देयर इज़ नीड ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं और करना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, है ना, कुछ ऐसे रीज़न आ रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी पड़ गया है, बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की। सबसे पहले फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको जुडिशियस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें और एक वेल मैनर में, अच्छे मैनर में यूज़ करें, तो ही ये रिसोर्सेज हमारे बच सकते हैं और हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ सर्वाइव करना, हमने यहाँ रहना है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक नीड एंड फॉर न्यू विज़न ऑफ वैल्यूज़। इकोनॉमिक नीड एंड न्यू विज़न ऑफ वैल्यू मतलब कि इकोनॉमिकली हमने खुद को डेवलप करना, इकोनॉमिकली हमारी नीड भी है ना, इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसके लिए हमें अपनी डेवलपमेंट करनी होगी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी करनी होगी। टू इमर्स आउट फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस,
जितने भी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले समय में, उसके लिए हमें इन सबको कंजर्व करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के लिए हम बात करते हैं कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, ताकि हम नेचर को बचा सके और ख़ुद को भी इकोनॉमिकली कह लो या इकोलॉजिकल कह लो या इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये सारी क्राइसिस हमें फेस करनी पड़ेगी अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। टू डिटरमाइन लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ बात हो रही है लिमिटेशन ऑफ यहाँ बात हो रही है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कोई भी डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फुली डिपेंड है एनवायरनमेंट पर। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिसमें हम रिसोर्सेज का यूज़ करें, लेकिन उसका कम से कम यूज़ करें, रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करें कि सभी को मिले वो रिसोर्सेज और उसका ओवर यूज़ भी ना हो और अपनी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट हमें वुड देता है ना, लकड़ी दे रहा है, तो हमने अगर 10 पेड़ काटे तो हमने 20 पेड़ लगाने हैं, ठीक है, और लकड़ी की हमें ज़रूरत है भी है, क्यों, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है, इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए है, हम लोग उससे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना होगा कि अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो 20 लगाएं, ठीक है। ऐसे ही कोल पेट्रोल जो है उनका कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल कोल ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका ओवर यूज़ ना करें, इनकी जगह कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है तो उनका यूज़ करें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाया। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। तो बात हुई जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में उसकी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब हम लोग क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री में सारा रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से आया, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, शहरों में ज़्यादा काम चल रहा है ना, सिटीज़ में सारी फैसिलिटीज़ है, बट यही 2 चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी दिया, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हुई, जो रिन्यू हो जाती हैं वो, नॉन जो रिन्यू नहीं होती है। रिन्यूएबल एग्जांपल आप क्या दोगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बता सकते। नॉन रिन्यूएबल कौन से हुए, जो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, एक बार यूज़ कर लिया, कोल पेट्रोल डीजल, है ना। तो ये जो रिसोर्सेज इनको बचाने की ज़रूरत है। डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से प्लांट्स की कटिंग कर दी जाती है, ठीक है। किसी भी एरिया का जो नेचुरल रिसोर्स कह लो, या उस एरिया में कोई भी ऐसा प्लांट पाया जाता है जो किसी और पर्टिकुलर एरिया में नहीं, तो वो वाली स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है डैम कंस्ट्रक्शन करने से, ठीक है। डैम में ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से वाटर में चेंजेस आते हैं, वाटर का टेम्परेचर, उसका pH लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे पानी में रहने वाले स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ लास्ट, कैरिंग कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। इसको याद रखना, अलग से आ जाता है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, फॉर एग्जांपल अर्थ है जैसे, है ना, या लैंड है, तो लैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग उस एरिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन है ना, जैसे ये देखो, जो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड है। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज़ कि कितना पॉपुलेशन है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कितना अमाउंट रिसोर्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतना रिसोर्सेज है। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल, सेम वही, पहला बात कि एरिया कितना है,
उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी रिसोर्सेज हैं जो लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हर एक बंदा कितना रिसोर्स यूज़ कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है ना। तो हमारे साथ भी तो यही चीज़ हो रही है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का एरिया कितना है, एरिया के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना रिसोर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं या कितना रिसोर्स हमें मिल रहा है, अवेलेबल है, और कितना हर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 1 नंबर में आ जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।